हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम नागरिकता के बारे में चर्चा करते हुए नागरिकता से संबंधित जितना भी संवैधानिक प्रावधान है, जिसमें हमने भाग 2 की चर्चा करते हुए अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक की चर्चा की थी। आज हम क्या करेंगे कि नागरिकता अधिनियम जो 1955 का है उसके बारे में बातचीत करेंगे और उसके बारे में बातचीत करते हुए आप ये जान लेंगे कि जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत का नागरिक होगा तो वो कैसे होगा। यानी जो संविधान में दिया गया है वो सिर्फ 26 जनवरी 1950 तक भारत का नागरिक कौन कौन होगा उसके बारे में बताया गया है, लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद भारत का नागरिक कौन होगा वो बताता है नागरिकता अधिनियम 1955, जिसमें समय समय पर संशोधन होते रहा है। उसके बारे में भी जानेंगे, जिसका जो अंतिम संशोधन जो कहा जा सकता है वो है 2019 में, जिसको CAA कहा गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। तो हम क्या करेंगे कि इसमें आप जानकारी प्राप्त क्या कीजिएगा कि नागरिकता, भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है, भारत में आपकी नागरिकता कैसे समाप्त कर दी जाएगी और कौन कौन से व्यक्ति को नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी इसके बारे में भी बताएंगे, यानी नागरिकता समाप्ति कैसे होती है। उसके बाद शुरू में तो हम पहले ही चर्चा कर लेंगे कि नागरिक को मिलने वाला या और दूसरा जो विदेशी लोग हैं उसको कौन कौन सा मूल अधिकार मिलता है। नागरिक को तो पूरा अधिकार तो मिलता ही है, लेकिन विदेशी व्यक्ति जो हैं उसको क्या क्या विशेष अधिकार मिलता है। उसके बाद जो NRC के बारे में आप जानते हैं कि NRC क्या होता है, NPR क्या होता है, तो थोड़ा सा जानकारी उसके बारे में भी बताते हुए चलेंगे। उसके बाद कुछ हो सकता है तो हम असम एकॉर्ड के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको असम समझौता 1985 कहा जाता है, उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेंगे, ताकि नागरिकता के बारे में कोई भी चर्चा हो तो आप उसमें मतलब कि ऐसा ना लगे कि हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ऐसा आपको प्रतीत नहीं हो। आगे आप जानकारी प्राप्त कर, ऐसे तो इतना ही जानकारी आपके लिए पर्याप्त होगा, लेकिन आप आगे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको नया नहीं लगेगा। या कोई भी नागरिकता संबंधित आप बुक पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा पढ़ने में थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि आसानी होगा पढ़ने में आपको। तो हम शुरू करते हैं, नागरिकों को मिलने वाला क्या क्या मूल अधिकार है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो नागरिकों को तो ऐसे मूल अधिकार जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे, तो मूल अधिकार में क्या है कि नागरिकों को विशेष अधिकार प्राप्त किया जाता है कि जो नागरिक हैं उसको अनुच्छेद 15 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया और 29 और खास करके 30, ये जो अधिकार हैं ये मुख्य रूप से नागरिक को ही प्राप्त है, किसी अन्य विदेशी को नहीं। दूसरा जो है वो विदेशी को क्या क्या प्राप्त होगा, विदेशी लोग को वो तो 14 प्राप्त होगा उसके लिए। उसके बाद आप 15, 16, 19 नहीं है तो आप समझ सकते हैं, यहाँ 20 उसको प्राप्त होगा, 21 प्राप्त होगा, 22 प्राप्त होगा। 22 प्राप्त उन लोगों को नहीं होगा जो विदेशी शत्रु हैं। हम इससे पहले भी वीडियो में चर्चा कर लिए थे कि अनुच्छेद 22 जो है, जो गिरफ्तारी और निरोध संबंधित निरोध क्या करता है कि अगर गिरफ्तारी अगर किसी व्यक्ति को किया जाए तो उसको 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाना है, जो क्या है कि विदेशी शत्रु देश का जो व्यक्ति है उसके लिए लागू प्रावधान नहीं होता है। बाकी बात है, ये तो आप जानते हैं कि विधि के समक्ष समता हुआ या विधि के समक्ष समानता के बारे में जो बात किया जाता है वो अनुच्छेद 14 कहता है। उसके बाद अनुच्छेद 20 हो गया, 21 में भी दो 21 है, 21 ये भी है जिसमें बुनियादी शिक्षा का अधिकार होता है। उसके बाद 23, 24 सब जानते हैं, 25 से लेकर 28 तक ये सभी जो है, और 32 तो आप जानते हैं कि सब का अधिकार के साथ 32 भी इसके साथ आ ही जाता है, जो क्या करता है कि मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर जा सकते हैं। तो ये सभी अधिकार जो है वो विदेशी को प्राप्त है और ये सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। नागरिक को ये सभी अधिकार प्राप्त हैं, ये नहीं कि नागरिक को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर इस अनुच्छेद के बारे में विशेष जानकारी आप चाहते हैं तो आगे तो हम बताएंगे, इसके बाद जो अगला होगा वो मूल अधिकार पे ही होगा। लेकिन मूल अधिकार जो है एक मतलब कह सकते हैं कि एक एक अनुच्छेद को बढ़िया से समझाना पड़ेगा, उसमें आरक्षण की बात आएगी, बहुत सारा बात आएगी, तो एक एक अनुच्छेद करके हमको समझाना पड़ेगा, तो थोड़ा देर लगेगा पूरा अनुच्छेद खत्म होने में, क्योंकि एक एक अनुच्छेद का एक वीडियो पूरा बनाना पड़ेगा ताकि आप लोग सही से समझ सके। तो आप सिर्फ रेफरेंस ले लीजिए, अगर आपको अभी ही जानकारी प्राप्त होना है तो किसी बुक से सहारा ले सकते हैं, किसी बुक के सहारे आप देख लीजिए तत्काल, क्योंकि इस वीडियो में ज़्यादा इसका बारे में चर्चा करना ज़्यादा उचित नहीं होगा। थोड़ा सा जानकारी यही है कि ये जो 15 कहता है कि ये लिंग हो गया, वंश हो गया, जन्मस्थान हो गया, उसके बाद धर्म इत्यादि के आधार पर
ये भेदभाव से मना करता है। और इसी के तहत 15(4) के तहत इसमें कुछ आरक्षण, शैक्षणिक सत्र में जो आरक्षण दिया जाता है या किसी राज्य में विशेष नागरिक को अधिकार दिया जाता है वो सभी इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद 16 में जो होता है इसमें शैक्षणिक सत्र में किसी परिवेश में या किसी स्थान के परिवेश में ये आरक्षण दे सकता है, यह समानता की बात करता है। इसमें लोक अवसर की समता की बात किया जाता है 16 में। अनुच्छेद 19 में आप जानते हैं कि ये विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है, बोलने, संघ बनाने, संगठन बनाने, मतलब कि शांतिपूर्वक सभा करने, ये सब की घूमने की स्वतंत्रता या किसी भी प्रकार की व्यापार करने की स्वतंत्रता दी जाती है। अनुच्छेद 19 भारत के अल्पसंख्यकों के लिए है, विशेष प्रावधान करती है। अनुच्छेद 30 भी भारतीय अल्पसंख्यकों के लिए है, वो धर्म के आधार पर हो या भाषाई आधार पे हो, वो संस्कृति सहेजने की ये सभी सुविधाएं प्रदान करती है। तो ये सब हम मूल अधिकार जब देखेंगे तो अब देखना ही है पूरी तरह से। तब तक ये जान लीजिए कि ये अधिकार सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है और ये विदेशी को प्राप्त है। अब हम चलते हैं कि नागरिकता की प्राप्ति कैसे की जाती है। जो कोई भी व्यक्ति है, भारत में रहने वाले कोई भी व्यक्ति को नागरिकता तो मिल नहीं सकता है। नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले साफ कर लेते हैं इसको पहले। तो चलिए हम देखते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 को। नागरिकता अधिनियम 1955 में चर्चा की गई है कि नागरिकता की प्राप्ति कैसे की जाती है और नागरिकता समाप्त कैसे हो जाती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नागरिकता की प्राप्ति कैसे होती है, यानी नागरिकता का अर्जन कैसे होता है। अर्जन, तो नागरिकता का अर्जन करने का 5 प्रावधान जो है वो दिया गया है नागरिकता अधिनियम 1955 में। वो कौन कौन सा प्रावधान है? वो है जन्म आधारित, वंश आधारित, उसके बाद पंजीकरण के द्वारा जिसको रजिस्ट्रेशन कहा जाता है, या प्राकृतिक रूप से जिसको देशीयकरण कहा जाता है, या क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा यानी किसी क्षेत्र को मिलाकर। ये 5 प्रकार का जो है नागरिकता अर्जन करने की विधि है, जिसमें सबसे पहले जो पहला विधि है वो है जन्म आधारित। तो जन्म आधारित में कहा जाता है कि अगर किसी भी बच्चे का जन्म जो है कि 26 जनवरी की बात हो रही है, 26 जनवरी 1950 और यहाँ है 1 जुलाई 1987 के बीच अगर होता है तो उसको जन्म से नागरिकता मिल जाएगी। यानी जो व्यक्ति का जन्म जो है 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच हुआ है उसको जन्म से नागरिकता प्रदान की जाएगी। जन्म से आप जो संविधान में देखे थे, जितना भी हम बात बताए थे, संविधान के अंतर्गत जो नागरिकता दी गई थी वो जो नागरिकता थी वो 26 जनवरी 1950 से पहले भारत का, यानी संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक कौन कौन होगा वो उसके बारे में बताता है। लेकिन उसके बाद कौन कौन से व्यक्ति भारत का नागरिक होगा वो सभी की चर्चा 1955 में की गई, क्योंकि उसके बाद ये समस्या खड़ा हो गया कि भाई ये तो संविधान लागू तक हो गया कि समय कि भारत का नागरिक होगा, लेकिन इसके बाद कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसके आधार पर ही 1955 नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया, जिसको कहा जाता है सिटीजनशिप एक्ट कहा जाता है, और इसी को संशोधन के द्वारा कहा जाता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है, जिसको CAA कहा गया ना। इसको CAA कहेंगे और बाद अगर संशोधन हो गया तो अमेंडमेंट हो गया तो सी में हो जाता है CAA। जो विभिन्न प्रकार के CAA जो लास्ट अप टू डेट आप कह सकते हैं 2019 में जो CAA हुआ था, जिसको सिटीजन मतलब कि इसमें किस नागरिकता से संबंधित वो भी संशोधन हुआ था, किसमें संशोधन हुआ था उसके बारे में बताते हैं। क्योंकि जो नागरिकता का अर्जन है वो 19 सेक्शन में से नागरिकता से संबंधित जो सेक्शन है वो 1 से लेकर 19 तक दिया गया है इसमें, और उसमें 3 से लेकर 7 तक जो है वो नागरिकता के अर्जन के बारे में बताता है। यानी ये जो जन्म के आधारित आप बात कर रहे हैं हम लोग, वो किस में दिया गया है? 3 में दिया गया है। सेक्शन 3 में इसकी चर्चा की गई है, जन्म आधारित किस प्रकार नागरिकता प्राप्त की जाती है। नागरिकता प्राप्त करने की दुनिया में
जो कुछ विधियाँ प्रचलित है, एक विधि में जो उसमें है वो कहता है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से नागरिकता होगा, यानी किसी भी देश के भूमि पर अगर उस व्यक्ति का जन्म हो जाता है तो वो देश की नागरिक हो जाएगा। जैसे अमेरिका में वर्तमान समय में भी वैसा है कि अमेरिका में कोई भी देश के व्यक्ति जाके अगर वो मतलब कि कोई भी बच्चा वहाँ जाके पैदा हो जाता है, उसके ज़मीन पर भूभाग पे हो जाता है, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि वो मतलब कि वो अमेरिका का ही नागरिक है और उसको तुरंत अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी। तो इसलिए बहुत सारे व्यक्ति कोशिश करता है, जिसको अमेरिका की नागरिक बनना है तो वो चाहते हैं कि मेरा जो बच्चा पैदा हो वहीं जाके पैदा हो, ताकि क्या हो सके कि बच्चे को नागरिकता मिलेगी तो बच्चे को देखभाल करने के लिए उसके माता पिता को भी नागरिकता मिल जाएगी। इसलिए बहुत लोग कोशिश करते हैं अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करने का, क्योंकि कोई भी जो नागरिकता संबंधित इतना मारामारी होता है वो किस लिए होता है कि खास करके जो हमारे विश्व में असमानताएं पाई जाती है, असमानता के कोई देश विकसित है, कोई देश विकसित नहीं है। तो जो देश विकसित है जिसमें मतलब कि बहुत सारे संसाधनों का मतलब जमारा है, संसाधन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि डेवलपमेंट का अर्थ यही हुआ कि वो बहुत सारे सुख सुविधाएं हैं, शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, बहुत सारा प्रसिद्धि का क्षेत्र हो, तो सभी देश में नहीं मिलता है, कुछ ही देश में मिलता है। इसलिए चाहता है कि जो देश ज़्यादा मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे है या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे है, उस देश में चाहता है कि कोई भी व्यक्ति जाके वहाँ का निवासी बन जाए और निवासी बनना चाहता है। इसलिए बांग्लादेश से भाग भाग के सब भारत आता है कि भाई हम बाई चांस बांग्लादेश में पैदा हो गए, अगर भारत में अगर हम चले जाएंगे तो हमारा बच्चे का शिक्षा भी ठीक ढंग से होगा, उसके बाद जो स्वास्थ्य सेवाएं भी वहाँ की अच्छी है, सरकार भी अच्छी चलती है ना। तो इसलिए असमानताएं के कारण क्या होता है कि ये जो नागरिकता संबंधित विवाद प्रायः बनता रहता है, जिसके चलते व्यक्ति एक देश से दूसरे देश भागता है। ये जो राष्ट्र की भावना है वो अपने आप में है, लेकिन जब अपने पर बात आ जाती है तो राष्ट्रवाद की भावना भी थोड़ा सा छिप जाता है और छिपने के बाद क्या होता है कि वो अपने राष्ट्र से बहुत सारा व्यक्ति, भारत से भी बहुत सारा व्यक्ति अमेरिका के नागरिक जाके हो गए, तो उनके मन में भी राष्ट्रवाद होगा, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन नागरिकता तो वहाँ के नागरिक तो वहाँ के बन गए वो जाके। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो तो भारत में भी उस समय लागू था कि भारत के भू भाग पे जो बच्चा पैदा होगा वो क्या कहलाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। प्रायः एक कन्फ्यूजन चलते रहता है कि जैसे अगर कोई बच्चा का जन्म जो है वो मतलब एरोप्लेन में हो गया, फ्लाइट में हो गया, तो वो किस देश का नागरिक होगा। तो सभी देशों में सहमति बना है कि वो जो हवाई जहाज है वो जिस देश के नाम से रजिस्टर्ड है उस देश का उड़ता हुआ भूभाग मान लिया जाएगा। तो यानी जिस देश के नाम से रजिस्टर्ड है तो वहाँ अगर उस जहाज में अगर उसका जन्म हुआ तो वो उस देश के मतलब नागरिकता, अगर वो जन्म के मतलब कि जन्म के आधार पर, भूभाग के जन्म के आधार पर वो ऐसा मानता है कि नागरिकता होनी चाहिए, तब वो उस देश के नागरिक माना जाएगा। या ऐसा माना जाएगा कि उस बच्चे का जन्म उस देश में हुआ है, अब वो देश जैसा नियम बनाता हो। जैसे भारत में भी नियम था शुरू में कि 26 जनवरी 1950 और के बाद जितना भी बच्चा जन्म लिया, बाद में इसमें संशोधन किया गया था जिसको CAA 1986 कहा जाता है, जिसको 87 में लागू किया गया। तो ये लागू होने से पहले भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति जन्मा के मतलब कि अगर उसका बच्चा यहाँ पैदा हो गया तो वो भारत का नागरिक बनने का अधिकार रखता था। तो इसलिए इसमें क्या किया गया कि भाई बहुत सारा जो बांग्लादेश से भाग रहा है, असम में जो संकट पैदा हुआ, इससे पहले जो हम असम संकट के बारे में भी चर्चा करेंगे। जो असम एकॉर्ड हुआ, असम समझौता 1985 में जो हुआ था, तो असम समझौते में भी बहुत सारा बात आया था। तो ये इसी के लिए इसमें सुधार किया गया ताकि क्या हो कि बहुत सारा नागरिक वहाँ से आके यहाँ क्या करता है कि बच्चे का उनका जन्म हो जाता है, जिसके चलते यहाँ की नागरिकता बनने का क्या इस नियम के तहत क्या होता है कि उसको यहाँ की नागरिकता बनने का अधिकार मिल जाता है। इसलिए इस नियम को हटाना जरूरी है। तो इसलिए क्या किया गया, इसमें सुधार किया गया और कहा गया कि 1 जुलाई 1987 से CAA 2003 के बीच भारत में जन्मे बच्चे भारत का नागरिक तभी होगा जब उसके माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक हो।
अब कहा गया कि भाई जो 1 जुलाई 1987 से CA 2003 इसलिए लिखे क्योंकि ये अधिनियम जो बाद में 2004 में लागू हुआ, लेकिन संशोधन 2003 में हुआ। अब CA से आप थोड़ा सा परिचित हो लीजिए। अभी तुरंत बताएं कि ये क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के बाद ना, ये दोनों, ये इसके बीच जो बच्चे का जन्म भारत में हुआ है तो उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक होगा, तभी उसको क्या मिलेगी, वहाँ की नागरिकता मिलेगी, यानी भारत की नागरिकता मिलेगी। इसमें माता या पिता में से कोई एक को भारत का नागरिक होना जरूरी है। भले माता भारत का नागरिक हो या पिता भारत का नागरिक हो, तभी क्या होगा, उसको भारतीय नागरिकता मिलेगी। उसके बाद इसमें संशोधन 2003 में क्या संशोधन किया गया, तो CA 2003 से, आप क्लॉज इसको बना लीजिए, 2003 से अब तक जो है, अब तक इसमें क्या क्या आ गया कि भारत में जन्मे बच्चे भारत का नागरिक तभी होगा जब माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक, भारत में से दोनों आप लिखिए, दोनों भारत का नागरिक हो या एक अवैध प्रवासी ना हो। कहा गया कि CA 2003 में क्या किया गया कि अवैध प्रवासी को क्या परिभाषित किया गया। उसमें कहा गया कि जिस व्यक्ति के, जो विदेशी व्यक्ति के पास अपना डॉक्यूमेंट नहीं है या किसी देश भारत का वीज़ा उसके पास नहीं है या वर्क परमिट नहीं है, या वर्क परमिट है भी है तो उसका टाइम आउट हो गया, मतलब कि उसका समय खत्म हो गया वीज़ा का, या वीज़ा भी है भी तो उसका समय खत्म हो गया, तो उसको अवैध प्रवासी के अंतर्गत रखा जाएगा। और अवैध प्रवासी को पहली बार 2003 में परिभाषित किया गया, और इसी के साथ ही नियम बनाया गया कि उसके बाद 2003 के बाद जब से ये कानून लागू हुआ, 2004 में ये लागू हुआ, उसके बाद बच्चे भारत का नागरिक, भारत में जन्मे बच्चे भारत का नागरिक तभी होगा जब क्या होगा कि उसके माता पिता दोनों क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, या क्या होना चाहिए कि माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो और दूसरा और एक अवैध प्रवासी ना हो, यानी दूसरा जो होना चाहिए वो अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, तभी वो भारत का नागरिक होगा, यानी या तो दोनों भारत का नागरिक हो या दोनों में से एक भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। या लिख सकते हैं कि दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, एक नागरिक लिख दीजिए, एक नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। तो ये था जन्म के आधार पर नागरिकता प्रावधान प्राप्त करने की विधि। अब हम देखते हैं वंश के आधार पर नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है। देखते हैं अब वंश के आधार पर नागरिकता कैसे मिलती है। वंश के आधार पर नागरिकता उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसका क्या होना चाहिए, इसमें दिया गया कि भारत के बाहर, पहला सब क्लॉज इसमें दिया गया था कि भारत के बाहर 26 जनवरी 1950 के बाद जन्मे बच्चे छब्बीस जनवरी 1950 के बाद 26 जनवरी 1950 से लेकर आप लिख सकते हैं यहाँ पर ये 10 दिसंबर 1992 के बीच जन्मे बच्चे भारत का नागरिक तभी होगा जब
उसके पिता भारत का नागरिक हो। इसमें बताया गया कि भारत से बाहर कोई बच्चा जन्म लिया, यहाँ जो भारत में जन्म लिया उसके लिए तो क्या हुआ, जन्म के आधार पर नागरिकता मिल गया। अब क्या है कि अब जो भारत के बाहर जन्म लिया है, यानी भारत के भूभाग पर जिसका जन्म नहीं हुआ, उसको नागरिकता कैसे मिलेगी, वो वंश के आधार पर चल रहा है। और वंश के आधार पर बताया गया कि भारत से बाहर जिसका जन्म हुआ है उसमें कहा गया कि 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच जो बच्चा भारत के बाहर जन्म लिया है वो तभी भारत का नागरिक होगा जब उसके पिता, सिर्फ उसके पिता भारत का नागरिक होगा, तभी क्या मिल सकता है, उसको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन क्या हुआ कि 1992 में जब देखा गया कि ये क्या है कि ये जो है लिंग के आधार पर भेदभाव करता है, जो समानता के अधिकार के विरुद्ध है, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। और चैलेंज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया और ये जो इसमें संशोधन करने को कहा गया। और संशोधन क्या हुआ कि अब क्या किया गया कि 10 दिसंबर 1992 के बाद नागरिक भारत से बाहर, ना भारत से बाहर की बात हो रहा है, भारत से बाहर जन्मे बच्चे भारत का नागरिक तभी होगा जब उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। तो कहा गया कि अब माता या पिता में से कोई अगर भारत का नागरिक है तो क्या समझा जाएगा, वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो ये था वंश के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाएगी। जन्म के आधार पर भी देख लिए, उसके बाद वंश के आधार पर भी देख लिए। अब हम देखते हैं पंजीकरण, जिसको इंग्लिश में रजिस्ट्रेशन कहा जाता है, उसके आधार पर नागरिकता कैसे मिलती है। तीसरा है पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा क्या क्या प्रावधान है, ये जो नागरिकता मिलेगी, ये पहला है कि भारतीय नागरिक या कह सकते हैं कि भारतीय मूल के व्यक्ति के रिश्तेदार हो। पहला है कि भारतीय नागरिक होना चाहिए। भारतीय नागरिक का रिश्ता यानी भारतीय नागरिक से कोई शादी कर लिया, वो भारतीय नागरिक या लड़का हो या लड़की हो, उससे कोई विदेशी शादी कर लिया तो उसको भी इसके तहत रजिस्ट्रेशन के द्वारा इसको नागरिकता मिल जाएगी। जैसे उदाहरण में आप ले सकते हैं कि जैसे हो गया सोनिया गांधी, जो राजीव गांधी भारत के नागरिक थे, तो सोनिया गांधी ने शादी करने के बाद इसकी नागरिकता ले ली। भारतीय नागरिकता लेने के बाद वो भारत का नागरिक बन गए। भारतीय मूल के व्यक्ति, इसको ही कहा जाता है PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। ये सब खत्म किया गया, कार्ड खत्म कर दिया गया है। तो भारतीय मूल के जो व्यक्ति है, जो मतलब कि ऐसा कहा जा सकता है कि जो उस समय जिस समय भारत की नागरिकता संबंधित अधिनियम बन रहा था, यानी संविधान लागू होने के समय जो नागरिक बनने का जो अधिकार रखता था, यानी वो जो परिभाषित भारत का किया गया था 1935 में, उसके अंतर्गत उस भारत के अंतर्गत आता हो या उसके दादा दादी या नाना नानी में से कोई क्या हो कि भारत के नागरिक रहा हो ना, या रहने की योग्यता रखता हो, तो वो सब व्यक्ति ये भारतीय मूल के व्यक्ति कहलाता है। वर्तमान में ये व्यक्ति जो होता है वो विदेशी नागरिकता प्राप्त किए हुए रहता है, तो इसी को कहा जाता है भारतीय मूल के व्यक्ति। लेकिन जैसे ही ये भारत की नागरिकता प्राप्त करेगा, वैसे ही इसको विदेशी नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। तो पहला रिश्तेदार होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए कि वो 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो। 7 वर्ष से भारत में रह रहा है। इसमें कहा गया है कि जो 8 वर्ष है, 8 वर्ष में से
6+1 का कॉन्सेप्ट चलता है, यानी 8 वर्ष में से 6 वर्ष तो रहा ही हो, और जिस समय ये पंजीकरण का जो आवेदन दिया गया है उसके ठीक 1 साल पहले पूरा 1 वर्ष तक क्या होना चाहिए, उसको भारत में ही रहना चाहिए। भारत में 1 साल से भारत में पूरी तरीके से रह रहा हो, और 8 साल में 6 साल भारत में रहा हो, मतलब लगातार होना चाहिए। ये नहीं कि 8 साल से पहले कितना दिन से रहा हो, उसका मतलब नहीं 6 साल। 7 वर्ष का अंदर मतलब हुआ कि 8 साल में 6 साल होना चाहिए, और प्लस 1 साल क्या होना चाहिए, प्लस 1 साल जो पिछला जो 1 साल है वो पूरा 1 साल भारत में गुजारा हो, तो उसी को भारत की नागरिकता मिलेगी। और ये इसी में शामिल हो सकता है कि भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे अगर भारतीय नागरिक जो है वो विदेश की नागरिकता भी अगर प्राप्त कर लिया है, तो ये बच्चा भी क्या होगा कि विदेश की नागरिक हो जाएगा। लेकिन अगर ये क्या हुआ कि जब ये 18 वर्ष पूरा हो जाएगा, जब ये वयस्क हो जाएगा, तो उसके 6 माह के अंदर अगर ये भारत के लिए प्रार्थना पत्र अगर देता है, तो क्या होगा कि ये भी भारत का नागरिक बन जाएगा। तो ये था रजिस्ट्रेशन के द्वारा। तो हम क्या करें, जो जन्म लिया यहाँ उसका तो नागरिकता मिल गया, उसके बाद वंश के आधार पर भी नागरिकता देख लिए। पंजीकरण के द्वारा किसको नागरिकता मिलेगी, भारतीय नागरिक को मिलेगी ना। भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के जो व्यक्ति है उसके जो रिश्तेदार होंगे उसको इसके द्वारा नागरिकता मिलेगा, किसके द्वारा, पंजीकरण के द्वारा। था जो है वो है देशीयकरण के द्वारा, देशीयकरण के द्वारा। इसी को कहा जाता है प्राकृतिक रूप से या नेचुरलाइजेशन कहा जाता है, इसी को कहा जाता है। तो देशीयकरण के द्वारा कैसे नागरिकता मिलता है, मूल रूप से जो विवाद अभी जो चल रहा है 2019 में जो विवाद चल रहा था वो इसी में संशोधन के लिए चल रहा था, क्योंकि इसमें जो प्रावधान दिया गया है ये तो हम देख लिए कि भारतीय व्यक्ति जो है उसको तो नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन जो व्यक्ति भारत से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है उसको नागरिकता कैसे मिलेगी, इसके बारे में ये जो है सेक्शन ये बताता है। ये मूल रूप से अगर नागरिकता का सेक्शन अगर देखना हो तो ये जो चौथा सेक्शन है, ये जो 3 से शुरू हुआ था, तो 3 में क्या था, जन्म आधारित, 4 में वंश आधारित, और 5 में रजिस्ट्रेशन के द्वारा जिसको पंजीकरण कहा गया, और 6 में कहा जाता है देशीयकरण के द्वारा। तो ये नागरिकता अधिनियम के सेक्शन 6 में इसका वर्णन किया गया है। तो सेक्शन 6 में क्या क्या वर्णन किया गया है, तो इसमें कहा गया है कि पहला कहा गया कि वो 12 वर्ष से भारत में रह रहा हो। इसमें भी वही कंसेप्ट चलता है 11+1, 11 यानी 11 में 14 वर्ष में 11 वर्ष जो है वो भारत में रहा हो, और आप पंजीकरण के 1 वर्ष पहले, ये जो 1 वर्ष है पंजीकरण के 1 वर्ष पहले, वो 1 वर्ष पहले से वो भारत में निश्चित रूप से रहना चाहिए, तभी क्या होगा। यानी 14 वर्ष में 11 वर्ष, 3 वर्ष कहूँ इधर उधर जा सकता है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन 1 वर्ष जो है, लास्ट 1 वर्ष जो है वो पूरी तरीके से भारत में रह रहा हो, तभी क्या होगा, यही इस प्रकार का 12 वर्ष पूरता है। और 12 वर्ष से ये भारत में रह रहा हो, तो पहला ये इसका प्रावधान है कि पहला प्रावधान यही है कि वो 12 वर्ष से भारत में रह रहा हो। इसमें 2 प्रकार का प्रावधान चलता है, एक को चलता है खास व्यक्ति के लिए और ये चलता है आम व्यक्ति के लिए। तो ये सभी आम व्यक्ति के लिए है, आम व्यक्ति मतलब सामान्य नागरिक के लिए है। और खास व्यक्ति में वो आता है कि खास व्यक्ति मतलब नेता मंत्री का कोई बेटा बेटी नहीं हुआ, खास मतलब हो गया कि जो कला के क्षेत्र में योगदान दिया, या विज्ञान के क्षेत्र में योगदान जो दिया, या विश्व शांति के क्षेत्र में जो योगदान दे रहा है, जो अच्छा काम किया विश्व शांति के क्षेत्र में किया है अच्छा काम, उसके बाद यह साहित्य के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। तो ये सभी क्षेत्र में जो कुछ और भी दिया हुआ है इसमें, तो इस सब के क्षेत्र में जो अच्छा काम किया है, तो भारत सरकार को ऐसा करना चाहिए, अधिकतर देश का सरकार ऐसा करता है कि इसको आसानी से इसका जो रूल नियम बिना पालन करते हुए इसको सीधे नागरिकता मिल जाती है। तो आम लोगों के लिए यह है। दूसरा क्या है कि सबसे पहले तो ये 12 वर्ष तक भारत में रह रहा हो। दूसरा है कि 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी एक भाषा का ज्ञान, किसी एक भाषा जानता हो। यहाँ अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, अच्छी तरह से जानता हो। तो क्या आप जानते हैं कि अनुच्छेद, हमारे जो अनुच्छेद हैं उसमें 8वीं अनुच्छेद करें, जो अनुसूचियां हैं, तो उसमें जो 8वीं अनुसूची है,
8वीं अनुसूची में जो है वो भाषा के बारे में बताया गया है, जिसमें 22 भाषा है और 22 भाषा में से किसी एक भाषा का अगर अच्छा जानकार है तो उसको नागरिकता मिलने का यह दूसरा प्रावधान है। सबसे पहले तो 12 वर्ष होना चाहिए, दूसरा वर्णित किसी भी भाषा का एक अच्छा जानकार होना चाहिए। तीसरा है किसी अन्य देश का नागरिक ना हो, किसी अन्य देश का नागरिक ना हो ये भी होना चाहिए। उसके बाद या नागरिकता जैसे ही मिला वैसे ही क्या हुआ कि दूसरे देश की नागरिकता छोड़ दे तब भी ये चलेगा। तो ये सभी प्रावधान है। खास में और अच्छा लिख सके कि अच्छे चरित्र का हो, अच्छे चरित्र का हो, अच्छे चरित्र का हो, यानी उसके ऊपर पिछला कोई जो देश में रह रहा होगा उस देश में वो मतलब उसके प्रति कोई भी मुकदमा दर्ज ना हुआ हो। इसमें जो नोट किया गया है अपवाद यही है कि जो सरकार बताया गया है कि जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक को, इसमें बताया गया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक में ये प्रावधान लागू नहीं होता, यानी उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। या कहीं से उत्पीड़ित व्यक्ति, इसी में आता है बांग्लादेश का मामला आता है कि भाई जो CAA 2019 देखेंगे तो इसी के तहत उसको नागरिकता दिया जाता है। या कहीं से उत्पीड़ित व्यक्ति है उसको यहाँ जगह दिया गया है, देशीयकरण के द्वारा उसको मिलाया जा रहा है, देश की नागरिकता दिया जा रहा है। और यहाँ लिखा हुआ है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वो संशोधन करने के बाद इसमें डाल दिया है कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसके बाद अफगानिस्तान के जो भी नागरिक हैं, जो अल्पसंख्यक नागरिक थे, खास करके उसमें हिंदू धर्म हो गया, जैन, बौद्ध, पारसी ये इत्यादि धर्म के जो भी हैं, उसको यहाँ नागरिकता मिलेगी क्योंकि वो धार्मिक रूप से उत्पीड़ित है। तो ये सभी था और इसी के में संशोधन के चलते 2019 में विवाद चला था। इससे पहले भी विवाद हुआ है। तो ये विवाद का कारण यही सेक्शन चलता है, नागरिकता का सेक्शन कौन है? सेक्शन 6। इसी के तहत जो भी नागरिकता दिया जाता है, जिससे क्योंकि वो व्यक्ति का संबंध तो भारत से है नहीं, उसको नागरिकता दिया जाना है। और देशीयकरण क्या कहता है? जिसका भारत से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है उसको नागरिकता इसके तहत प्रदान की जाएगी। अब अगला है, ये छोटा सा, बहुत छोटा सा है, जिसको 5वां कहा जाता है नागरिकता संबंधित अर्जन का। इसको कहा जाता है क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा, क्षेत्र समाविष्ट, क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा। और क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा कैसे होता है? यानी कोई क्षेत्र भारत जीत लिया या भारत अपने क्षेत्र में मिला लिया तो क्या होगा? उस क्षेत्र का पूरा नागरिक क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। जैसे 1975 में सिक्किम को क्या किया गया? भारत के क्षेत्र में मिलाया गया तो वो पूरा सिक्किम का क्षेत्र भारत का नागरिक हो गया। उसके बाद जैसे 1961 में पुर्तगाल से हम लोगों ने गोवा, दमन द्वीप इत्यादि जीता था, तो वहाँ के नागरिक को भी एक मतलब कि अधिनियम जारी करने के बाद सरकार के अधिनियम द्वारा अधिनियम जारी करके उसका जितना भी नागरिक था उसको क्या किया गया? भारत की नागरिकता प्रदान की गई। 1962 में जो पांडिचेरी के जो छोटा सा क्षेत्र है उसको भी क्या किया गया कि भारत की नागरिकता प्रदान की गई। वैध रूप से 1962 में प्राप्त किया गया था फ्रांसीसी की जितना भी कॉलोनी था, जिसको पांडिचेरी के अंतर्गत जितना भी आता है। तो ये था क्षेत्रीय समाविष्ट के द्वारा। तो ये 5 प्रकार की नागरिकता प्राप्त करने की विधि थी। अब हम देखते हैं कि नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है। नागरिकता का समाप्ति 3 तरह से होता है। इसको हम साफ कर लेते हैं, तब देखते हैं नागरिकता का समाप्ति। अब हम देखते हैं नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता की समाप्ति, नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है? इसका 3 विधि है। 3 विधि कौन कौन सा है? पहला है कि परित्याग। परित्याग मतलब यहाँ स्वेच्छा से परित्याग कर सकता है। उसके बाद दूसरा आता है बर्खास्तगी। उसके बाद तीसरा जो है वो है वंचन के द्वारा, या वंचन के द्वारा, या वंचित किए जाने पर। एक तो ऐसा कर सकता है कि नागरिक, जो भी नागरिक भारत का नागरिक है वो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्याग कर सकता है। इसी को कहा जाता है नागरिकता का परित्याग।
और यह प्रावधान तब लागू नहीं होगा जब भारत किसी युद्ध में व्यस्त हो। यहाँ स्वेच्छा से न स्वयं क्या कर सकता है, नागरिकता की प्राप्त मतलब त्याग सकता है, लेकिन यह उस समय लागू नहीं होगा जब भारत किसी युद्ध में व्यस्त है, उस समय कोई भी नागरिकता की परित्याग नहीं कर सकता है। दूसरा है बर्खास्ती के द्वारा। ये इसमें क्या है कि किसी भी व्यक्ति अगर कोई देश दूसरे देश का नागरिकता प्राप्त कर लिया है तो क्या होगा कि उसको सीधे हटा दिया जाएगा नागरिकता, मतलब जैसे ही उस दूसरे देश का नागरिकता प्राप्त किया वैसे ही यहाँ से उसको नागरिक के रूप से हटा दिया जाएगा, क्योंकि भारत एकल नागरिकता का प्रावधान करता है ना। तो एकल नागरिकता का प्रावधान जैसे ही करता है तो यह डबल नागरिकता नहीं चलेगी। उसके बाद वंचित किए जाने पर, तो वंचित कैसे कैसे किया जाएगा, तो पहला होगा कि गलत दस्तावेज, वो जो नागरिकता प्राप्त किया जिस दस्तावेज को लेकर, एक बात आप जान लीजिए कि वंचित ऐसे नहीं किया जाएगा। जो जन्म के आधार पर भारत का नागरिक है वो किसी भी तरह से भारत के नागरिक से नहीं हटाया जाएगा। जो जन्म के आधार पर, जो हम पहला जो बता रहे थे जन्म के आधार पर, तो जन्म के आधार पर जो भी भारत का नागरिक है वो क्या होगा, किसी भी प्रकार से उसको नागरिकता से नहीं हटाया जाएगा। हो सकता है कोई अपवाद में कोई मायने हो सकता है कि बहुत बड़ा अति कर सकता है, तब पर भी उसको भारतीय नागरिकता से नहीं हटाया जा सकता है। तो गलत दस्तावेज पेश किया, जो मतलब रजिस्ट्रेशन के द्वारा क्या हुआ कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा जो भी व्यक्ति या देशीयकरण के द्वारा जो भी व्यक्ति क्या हुआ कि भारत में शामिल हुआ है वो गलत दस्तावेज पेश किया, गलत दस्तावेज पेश किया या धोखे से लिया, धोखे से नागरिकता लेना, या 5 वर्ष में 2 वर्ष जेल में हो, जेल में जाने वाला, यह हो सकता है कि संविधान के प्रति अनादर करने पर, क्योंकि संविधान का निष्ठा का शपथ करवाया जाता है उसके द्वारा, राष्ट्र विरोधी कार्य करने पर। तो इस प्रकार के वंचित इसी प्रकार किया जाएगा, या तो गलत दस्तावेज पेश किया या धोखे से नागरिकता किसी भी प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर लिया, या 5 वर्ष जिसमें से नागरिकता प्राप्त किया और 5 वर्ष में 2 वर्ष बेचारा जेल ही जा रहा है, तो उसको कहा जाएगा कि व्यक्ति ठीक नहीं है, उसका चरित्र ठीक नहीं है, तो उसको हटा दिया जाएगा। उसके बाद संविधान के प्रति अगर वो अनादर का दृष्टि से देखता है, क्योंकि संविधान के निष्ठा का शपथ लेना होता है और उसी के साथ अगर अनादर करता है तो उसको हटा दिया जाएगा। या राष्ट्र विरोधी कार्य करता है, यानी जो दुश्मन देश है उसका क्या हुआ कि राष्ट्र का गुप्त सूचना पहुंचाना, इस प्रकार की सूचना जैसे ही पहुंचाएगा तो वो राष्ट्र विरोधी सूचनाएं हैं, ये भी उस समय लागू नहीं होगा जिसमें युद्ध चल रहा है, तो उस समय इसको वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये था वंचित किए जाने का। तो नागरिकता समाप्ति की ये 3 विधियां, परित्याग, बर्खास्तगी और वंचित के द्वारा। अब आशा है कि आप लोग पूरी तरीके से ये समझ गए हो कि नागरिकता की प्राप्ति कैसे की जाती है और समाप्ति कैसे की जाती है। अब हम देखते हैं कि जो CAA है, NRC है, या जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, ये सब जो कुछ शब्द हैं, NRI है, OCI है, वो शब्द को देख लेते हैं जो नागरिकता से संबंधित है, क्या क्या उसका मायने रखता है। नागरिकता संबंधित शब्द देखने से पहले हम देख लेते हैं कि असम समझौता, क्योंकि असम समझौता भी नागरिकता से संबंधित कुछ मायने रखता है, जिसमें असम समझौता कह सकते हैं। असम समझौता जिसको लेकर 1985 में हुआ था, और CAA 1985 भी बाद में आया, नागरिकता संशोधन अधिनियम इसी के तहत 1985 में किया गया था। तो असम समझौता क्या है, तो ये समझौता के तहत बाद में क्या किया गया कि CAA 1985 लाया गया, CAA 1985 लाया गया। क्या था कि ये जो आप अगर भारत का नक्शा पूर्वी क्षेत्र का बनाना चाहेंगे तो ये ऐसे होगा, थोड़ा छोटा बन गया। तो ये जो बांग्लादेश का रीजन है, ये बांग्लादेश है। तो यहाँ ये आप मेघालय यहाँ मान लीजिए, ये मेघालय वाला क्षेत्र है, और यहाँ से लेकर ये वाला बीच वाला जो क्षेत्र है ये असम का क्षेत्र है। और पहले जो है आप जानते होंगे कि ये सभी राज्य बनने से पहले ये पूरा का पूरा असम था, ये पूरा का पूरा क्षेत्र असम के अंतर्गत आता था। ये 2-3 गो राज्य छोड़ के बाकी सब असम के अंतर्गत आता था। तो अधिकतर व्यक्ति यहाँ से भागने के बाद कहाँ जाके शरण लेगा, असम में जाके शरण लेगा।
इसके चलते क्या हुआ कि यहाँ की जो मतलब कि पॉपुलेशन थी, यहाँ के जो माइग्रेशन के द्वारा शरणार्थी गया था उसका धीरे धीरे ज़्यादा हो गया था, जिसके चलते जो जनसांख्यिक अनुपात होता है वो धीरे धीरे बिगड़ने लगा था, जिसके चलते वहाँ बहुत सारा विद्रोह हुआ था। 2013 में भी विद्रोह का सामना करने को देखने को मिलता है वहाँ। तो उसी को लेकर 1985 लाया गया, जो ठीक तरीके से लागू नहीं हुआ। तो सीएए 1985 में यह प्रावधान किया गया था कि 1 जनवरी 1966 से पहले असम में रह रहे बांग्लादेशी व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी। ये कहा गया कि 1 जनवरी 1966 से पहले, ये उस समय है, आप जानते हैं कि 1965 में भी भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसके बाद बहुत सारा व्यक्ति भारत भाग के आ गया था। तो ऐसा मान लिया गया कि इस समय तक जो भी व्यक्ति भारत आ गया उसको क्या होगा, असम का नागरिक माना जाएगा, भारत का भी असम के निवासी रहते हुए उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। उसके बाद कहा गया कि 1 जनवरी 1966 से बताया गया कि 25 मार्च 1971 इसी समय, ये जो वो डेट है, ये इसी समय पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया गया था बांग्लादेश के विरोध। उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, उसके विद्रोह को दबाने के लिए। तो जानते हैं कि आप 1971 में ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ है, आप ऐसा कह सकते हैं स्वतंत्र हुआ था। तो इसके बीच में जो भी व्यक्ति आया है उसको कहा कि कुछ दिन आप ठहरिए, कहा कि आप 10 साल यहाँ रहिए, उसके बाद क्या होगा कि आपको यहाँ की नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो ये सभी होते रहता है, लेकिन ये मूल रूप से इस पर पूरी तरीके से विचार नहीं हुआ था। उसमें राजीव गांधी की सरकार थी और वहाँ के जो छात्र संगठन है, बहुत सारा आंसू है, उसी के द्वारा क्या हुआ, असम समझौता किया गया था, जिसके चलते सीएए 1985 लाया गया। अब हम कुछ शब्द देख लेते हैं। नागरिकता से संबंधित शब्द जो है, एक है PIO, एक है OCI, और तीसरा बता दिया गया है OCI कार्ड होल्डर या कार्ड धारक, ऐसा कह सकते हैं ना। तो PIO का अर्थ होता है पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, यानी भारतीय मूल के व्यक्ति को PIO कहा जाता है। इसकी शुरुआत 2002 में हुआ था, 2002 में हुआ था। इसको एक कार्ड दिया जाता था और भारत आने के लिए वीजा में कुछ छूट दिया जाता था। उसके बाद बनाया गया 2005 में बनाया गया OCI, इसको कहा गया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी इसको कहा गया कि समुद्र पार न, या भारतीय मूल के विदेशी व्यक्ति है, इसको आप कह सकते हैं, या समुद्र पार के भारतीय नागरिक कहा जाता है। यानी है ये मूल रूप से विदेशी नागरिक है, मतलब कि विदेश की नागरिकता ये प्राप्त कर लिया था, लेकिन भारत से किसी न किसी प्रकार, भारतीय मूल के व्यक्ति है तो किसी न किसी प्रकार का संबंध है। बाद में इसको क्या बनाया गया कि ये दोनों को समाप्त करके 2005 में शुरू किया गया था। ये दोनों को समाप्त करने के बाद अब 2015 से ये कार्ड जारी किया जाता है, जिसको कहा जाता है OCI कार्ड होल्डर। तो OCI कार्ड मतलब हुआ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी ये जिसको कार्ड है उसको भारत आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ सुविधाएं दी जाती है, जैसे कि सिनेमा घर हुआ, किसी पार्क हुआ, तो उसको NRI की तरह व्यवहार किया जाएगा। NRI से ध्यान आए, NRI का अर्थ होता है अप्रवासी भारतीय, या इसको कहा जाता है कि ये मूल रूप से क्या है कि अप्रवासी भारतीय है, मतलब कि भारत का ही व्यक्ति है और ये क्या है कि दूसरे देश का वीजा ग्रहण करके या कहीं शिक्षा ले रहा है, यहाँ मतलब कि भारत में कुछ दिनों से दूसरे देश में रह रहा है, लेकिन उसकी नागरिकता भारत का ही है। ये भारतीय जो भारत के नागरिक है उसी के तरह इसको ट्रीट किया जाता है, यानी इसको मत देने का भी अधिकार है, बहुत सारा इसको अधिकार मिलता है। भारत के नागरिक यानी भाई ये भारत का नागरिक ही है, लेकिन ये क्या है कि इसको ये जो है मतलब कि आप कह सकते हैं कि विदेश में वर्तमान में रह रहा है। ये अप्रवासी दिवस की शुरुआत जो है, अप्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसी के चलते 9 जनवरी को क्या बनाया जाता है कि अप्रवासी दिवस मनाया जाता है।
तो अप्रवासी जो भारतीय है जिसको NRI कहा जाता है, यानी भारत के ही व्यक्ति हैं लेकिन वो विदेश में रहते हैं, वो कभी किसी भी समय लौट के आके भारत में रहने लगेंगे। तो OCI इसको कुछ ट्रीट मिलता है भारतीय की तरह, लेकिन ये भी विदेशी ही है। तो ये हो गया। उसके बाद कुछ शब्द ऐसे चलता है जिसको NPR कहा जाता है और एक को कहा जाता है NRC। तो NPR क्या है और NRC क्या है? तो इसको अगर फुल फॉर्म आप देखेंगे तो इसको कहा जाता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर मतलब हुआ कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर हुआ। यानी इसमें क्या होगा कि सभी व्यक्ति, वो विदेशी व्यक्ति हो या देशी व्यक्ति हो, जितना भी भारत में है सब व्यक्ति को इसमें शामिल किया जाएगा, उसको राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कहा जाता है। NRC का अर्थ हुआ नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। यह हुआ भारतीय नागरिक का रजिस्टर हुआ, जिसको NRC कहा जाता है, जिसको 2019 में जिसके चलते बवाल हो रहा था कि NRC कराया जाएगा, जिसको नागरिकता रजिस्टर में शामिल किया जाएगा। तो नागरिकता रजिस्टर में जिसको शामिल नहीं किया जाएगा उसको नागरिकता श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन आप अगर डरिए मत, आप जन्म से यहाँ के नागरिक हैं तो आपकी नागरिकता कोई छीन नहीं सकती है। तो ये NRC हो गया। CAA का अर्थ हम बता ही दिए थे कि ये हुआ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम इसको कहा जाता है। तो ये था, यही सब कुछ शब्द चलता है। सबसे पहला NRC 1951 में ही कराया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये सभी शब्द नागरिकता की दुनिया में चलता है। आशा है कि आप लोग ये सभी पूरी शब्द से आप जानकार हो गए होंगे। ये NRI से भी जान गए होंगे, ये भारत के नागरिक ही हैं लेकिन अभी वर्तमान में विदेश में रह रहे हैं। वो वर्क परमिट लेकर रह रहे हैं विदेश में, या किसी देश का वीजा लेकर रह रहे हैं। किसी देश का नागरिकता जैसे ही ग्रहण करेगा वो क्या होगा, उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। OCI मतलब क्या, ये भारतीय मूल के व्यक्ति है और जब ये भारत आएंगे तो इसको वीजा नहीं लगेगा। बाद में इसको 2015 में ये प्रावधान किया गया है कि जो OCI कार्ड होल्डर है उसको भारत आने पर वीजा नहीं लगेगा। तो ये सभी प्रावधान किया गया है सरकार के द्वारा। तो नागरिकता से संबंधित ये सभी शब्द हैं, आप जानकारी ले ली हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले जो संविधान का लेक्चर होगा, हम अगले लेक्चर में मूल अधिकार संबंधित बातें को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।